एक ऐसा शहर, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कुछ मासूम लड़कियां जिनके सपनों को कुछ दरिंदों ने कैमरे के लेंस में कैद कर दिया। और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल का खौफनाक खेल। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह था एक सिस्टम की नाकामी का आईना। यह है पोलाची यौन शोषण मामला। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 12 फरवरी 2019 तमिलनाडु के एक छोटे से टाउन पोलाची में एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, चेहरे पर इंतजार की झलक। वो कभी घड़ी में देखती तो कभी बार बार अपने फोन को चेक करती। शायद किसी मैसेज, किसी कॉल का इंतजार था। और फिर वो पल आया। एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी में दो लड़के थे, जिसमें से वो एक को पहचानती थी, बल्कि दोनों को। एक लड़का मुस्कुराया और बोला, आ जाओ बैठो। उसके मन में हल्का सा डर था, एक अजीब सी घबराहट, कोई अनकही चेतावनी जैसे दिल में दस्तक दे रही हो, जो कह रही थी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसने खुद से कहा, मैं इन्हें जानती हूँ, बात की, भरोसेमंद लगते हैं। और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था। एक मासूम लड़की का भरोसा उसके विश्वास का सौदा होने वाला था। और यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, बल्कि सैकड़ों लड़कियों की चीखों का इंकलाब बनने वाली थी। इस केस की जब तहकीकात शुरू हुई तो जो परतें उधड़ी, उसने पूरे तमिलनाडु को झकझोर कर रख दिया। ये कोई आम क्राइम नहीं था, ये एक ऐसा षड्यंत्र था जो सुनने में जितना डरावना है, हकीकत में उससे कई गुना ज्यादा क्रूर और हैवानियत से भरा हुआ था। ये कहानी है सिर्फ एक, दो या 10 लड़कियों की नहीं। ये मामला जुड़ा था 100 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण और ब्लैकमेल से। पोलाची सेक्स रैकेट केस। अब तक जो छुपा हुआ था वो सामने आने लगा था। और जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, तमिलनाडु के हर कोने में एक ही नाम गूंजने लगा, पोलाची रेप केस। कोयम्बटूर के पोलाची टाउन की 19 साल की एक लड़की, जिसे हम उसकी प्राइवेसी के लिए नेहा कहेंगे, अपने कॉलेज से लौट रही थी। बस स्टॉप पर खड़ी वो अपने एक दोस्त का इंतजार कर रही थी। बार बार अपना फोन देखती कि शायद उसका मैसेज आया हो। तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। ड्राइवर सबरी रंजन और उसके साथ थिरुनावुकरासु, दोनों उसके जानने वाले थे। सबरी मुस्कुराया और कहा, चलो बैठो, छोड़ देते हैं। नेहा के दिल में उस पल फिर वही इंस्टीट्यूशन जागी, कुछ तो गड़बड़ है। दिल ने रोका, पर दिमाग ने कहा, अरे ये तो अपने लोग हैं। उसने भरोसा किया, वो बैठ गई। और उसी पल उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी शुरू हो गई। कभी कभी हमारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग जागती है, जैसे कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। इसे हम कहते हैं गट फीलिंग। और सच मानिए, ज्यादातर बार यह फीलिंग बिल्कुल सही होती है। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे उस वक्त जो फील हुआ वो बेहद अनकहा था, लेकिन सही था। लेकिन ऐसी फीलिंग हमें आमतौर पर तब आती है जब हम किसी अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच होते हैं। लेकिन जब वो लोग अपने लगते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम बात कर चुके हैं, जिन पर हमें भरोसा है, तब हमारा दिमाग उस फीलिंग को सिरे से इग्नोर कर देता है। नेहा ने भी वही किया। उसने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो लड़के उसके दोस्त थे। नेहा और इन आदमियों की दोस्ती कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पर हुई थी। इनमें से एक शख्स, सबरी रंजन, उसके काफी करीब आ चुका था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी और दोस्ती गहरी होने लगी। नेहा को लगने लगा था कि सबरी भरोसेमंद है। और 12 फरवरी की उसी दोपहर सबरी रंजन ने खुद नेहा को कॉल किया। उसने कहा था कि उसे नेहा से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, और ये बात सिर्फ आमने सामने ही हो सकती है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो अकेला नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ थिरुनावुकरासु और एक शख्स और भी होगा। जब सबरी ने नेहा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा, तो नेहा को एक बार फिर वही अनजानी सी बेचैनी महसूस हुई। लेकिन फिर वही सवाल,
ये तो मेरे दोस्त हैं, इन पर तो मैं भरोसा कर सकती हूँ। और इसी भरोसे के चलते नेहा ने खुद को उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया। गाड़ी में उस वक्त 3 लोग थे, सबरी रंजन, थिरुनवकुरासु और नेहा। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। हंसी मजाक, छोटी मोटी बातें हो रही थी। लेकिन फिर गाड़ी थोड़ी आगे जाकर अचानक रुकती है, और जैसे ही गाड़ी रुकी, 2 और अनजान आदमी गाड़ी के अंदर आ गए। अब सिचुएशन बदल चुकी थी। अब उस गाड़ी में 5 लोग थे। ड्राइविंग सीट पर थिरुनावुकरासु, उसके साइड वाली सीट पर एक अनजान चेहरा, पीछे विंडो साइड पर सबरी रंजन और बीच में नेहा, और उसकी दूसरी तरफ एक और अजनबी। नेहा अब समझ चुकी थी कि वो जिस भरोसे पर बैठी थी वो एक जाल था, एक प्लान था, एक धोखा था। अब डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं थी, वो हकीकत बन चुकी थी। मेरी जो गट फीलिंग थी वो पूरी तरह से सही थी। उसे उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर पहले से ही 2 आदमी बैठे हुए थे, सतीश और वसंत कुमार। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी वापस चलने लगी। नेहा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो घबराई हुई थी, लेकिन अकेली थी, और जिनसे लड़ना था वो थे 4 दरिंदे, जो पहले से ही एक प्लान के साथ आए थे। 4 लड़के और एक लड़की। नेहा की चीखें गूंज रही थी, लेकिन वो गाड़ी में गूंज कर रह गई। जैसे ही उसे अंदाजा हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है, उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन चारों ने मिलकर उसे जबरन काबू में लिया, और वो घिनौना काम किया जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। नेहा के गले में एक सोने की चैन थी, जो उन दरिंदों की हवस के सामने एक और लालच बन गई। उन्होंने चैन भी छीन ली, और फिर बारी बारी से उन्होंने नेहा के जिस्म को नोचा। उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से बलात्कार किया। और उस वक्त उनमें से एक शैतान सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। यह कोई सबूत नहीं था, यह था भविष्य का हथियार, ब्लैकमेलिंग का हथियार, जिसके दम पर वो नेहा से बार बार अपनी हवस पूरी करवाते थे। क्योंकि हमारे समाज में आज भी जब किसी लड़की के साथ सब कुछ होता है, तो उसे ही दोषी ठहराया जाता है, उसे ही शर्मिंदा होना पड़ता है, छुपना पड़ता है, सहना पड़ता है। और उसी शर्म से बचने के लिए नेहा को उन दरिंदों के सामने हाँ कहना पड़ता था। वो न चाहते हुए भी जाती रही, बार बार उनका शिकार बनती रही, क्योंकि उस वीडियो की तलवार हमेशा उसकी गर्दन पर लटकी रही। जब इन हैवानों ने अपना काम पूरा कर लिया, तो गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोककर नेहा को बाहर फेंक दिया। वो सड़क पर गिरी पड़ी थी, टूटी हुई, बिखरी हुई। उसे नहीं पता था कि अब क्या करे, किसे बताएं, कैसे बताएं। वो सिर्फ 19 साल की थी। उसकी उम्र सपने देखने की थी, डर के साए में जीने की नहीं। 12 दिनों तक नेहा ने हर बार वो सब कुछ सहा। हर बार जब वो लोग बुलाते तो नेहा जाती। और फिर एक दिन उसका सब्र टूट गया। उसने हिम्मत करके अपने बड़े भाई को सब कुछ बता दिया। वो कांपते हुए रो रही थी, सोच रही थी कि शायद उसका बड़ा भाई उसे छोड़ देगा। लेकिन नहीं, वो पल उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया। उसके भाई ने उसकी आंखों में डर नहीं देखा, हिम्मत देखी। उसने नेहा को गले से लगाया और कहा, अब तू अकेली नहीं है। उसने वही किया जो किसी भी सिचुएशन में एक बड़े भाई को करना चाहिए। उसने चारों लोगों का पीछा किया, सतीश, वसंत कुमार, सबरी रंजन और थिरुन। इन सब का पता लगाकर उसने उन्हें पकड़ा और गुस्से में बहुत बुरी तरह पीटा। फिर इनका मोबाइल फोन छीन लिया ताकि वो नेहा की वीडियो को डिलीट कर सके। लेकिन जब उसने सबरी रंजन का फोन चेक किया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी फोन की गैलरी में सिर्फ नेहा की ही नहीं, बल्कि 3 और लड़कियों की ऐसी ही आपत्तिजनक वीडियो थी। उन वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि वे लड़कियां भी नेहा की तरह सेक्सुअल हमले का शिकार हो चुकी थी। ये अब तक एक व्यक्ति की हरकत नहीं रह गई थी, ये एक पूरे रैकेट की साजिश थी। नेहा का भाई समझ गया था कि यह सिर्फ उसकी बहन का मामला नहीं है, यह किसी एक हादसे से कहीं बड़ा, कहीं घिनौना मामला था। नेहा एक गैंग की शिकार हो चुकी थी। 24 फरवरी को वो पुलिस के पास गया और चारों आरोपियों के खिलाफ सेक्सुअल असोल्ट और डकैती का मामला दर्ज करा दिया।
जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सामने आया कि इस गैंग में कई और लोग शामिल थे। ये गैंग पहले भी कई लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुका था, वीडियो रिकॉर्ड करके, उन्हें धमकाकर, उनके यौन और पैसों की मांग करके। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन चारों को गिरफ्तार किया और जब उनके फोन की जांच हुई तो पुलिस को झटका लगा। उनके डिवाइसेस में दर्जनों वीडियो थे, अलग अलग लड़कियों की अलग अलग जगहों पर। सभी को उन्हीं की तरह शिकार बनाया गया था, जैसे नेहा को। सीबीआई ने 3 चार्जशीट दाखिल की। ये सिर्फ अपराधी नहीं थे, ये वो थे जो पॉलिटिक्स और पावर की शरण में छुपे हुए राक्षस थे। जांच में सामने आया कि ये सब 2016 से 2018 तक चला था। जब उन वीडियो में मौजूद पीड़ितों की पहचान की गई तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। इस गैंग की कुल शिकार लड़कियां 200 से ज्यादा थी। ये महिलाएं अलग अलग वर्गों से थीं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और ज़्यादा लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थी। वीडियो में अधिकांश पीड़िता रो रही थी, खून बह रहा था और वे मदद के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन गैंग के दरिंदों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो इन लड़कियों को बार बार ब्लैकमेल करते और इनका शोषण करते थे। अब सवाल था कि ये लड़कियां गैंग के जाल में फंसती कैसे थी। इस रैकेट का मास्टरमाइंड सबरी रंजन था। वो सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाता, मीठी मीठी बातें करता, भरोसा जीतता और फिर उन लड़कियों को मिलने बुलाता, ऐसी जगहों पर जो सुनसान हो या फिर फार्म हाउस जैसे प्राइवेट स्पॉट्स। वहीं बाकी गैंग मेंबर पहले से मौजूद रहते। जब लड़की वहां पहुंचती तो ज्यादातर मामलों में उनका रेप होता और सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता। कुछ मामलों में अगर कोई लड़की सबरी के साथ रिलेशन में भी होती तब भी उसका वीडियो चोरी छिपे रिकॉर्ड कर लिया जाता और फिर बाद में ब्लैकमेल किया जाता। ये दरिंदे हर हाल में लड़की को अपने शिकंजे में ले लेते थे। डर और शर्म के उस अंधेरे को पार कर जब कोई लड़की सच बोलती है तब सिस्टम हिलता है। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है, क्या हम समाज के तौर पर कुछ सीख पाए? क्या हम अभी भी विक्टिम को ही दोष देंगे? उसके छोटे कपड़े, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। जब तक हम ये सोच नहीं बदलते तब तक नेहा जैसी लड़कियां आवाज उठा पाएंगी, ना ही उन्हें इंसाफ जल्दी मिलेगा। ये वीडियो उन बहनों को समर्पित है जो चुप रही लेकिन टूटी नहीं। इस कहानी को शेयर करना सिर्फ एक वीडियो शेयर करना नहीं है, ये आवाज को फैलाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि अगली लड़की सुरक्षित रहे तो इस सिस्टम से सवाल पूछिए और याद रखिए, चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है अपराधियों का। हमें समाज के हर हिस्से में बदलाव लाने की जरूरत है ताकि अगली बार कोई बहन, कोई बेटी, कोई दोस्त डर के बजाय हिम्मत करके सामने आए। और यही उम्मीद के साथ हम ये कहानी यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें वी स्टैंड विद सर्वाइवर।